गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, जिसमें हमने विशेषण के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्ब। तो हमें पहले से ही वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में पता है कि क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब क्या है। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे और क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में फिर से जानेंगे। तो हमें पहले से ही पता है कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद हैं, क्योंकि हम पहले से ही अपनी पिछली कक्षा से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर से हम पाठ की शुरुआत करते हैं और क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में फिर से जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो हम अच्छी तरह से फिर से क्रिया के बारे यानी कि वर्ब के बारे में समझ सकते हैं। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे। तो क्रिया का अर्थ ही क्या है? काम। क्रिया का अर्थ होता है काम। तो यहाँ पर क्या है कि जिस जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, यानी कि किसी भी जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कार्य कर रहे हैं या किया जा रहा है या होने वाला है, उसका पता चलता है, उसे ही हम यानी काम का जो पता चलता है होने का, तो हम उसे ही क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तो हम देखते हैं, गाय घास चरती है, मैं कल बाजार गया था, उसने मुझे अपने घर बुलाया, सीता गाना गा रही है, राम खाना खाता है। तो इन वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं? तो हम इन वाक्यों में देख रहे हैं कि चरती है, बुलाया गया था, गा रही है और खाता है से किसी न किसी कार्य का होना प्रकट हो रहा है। इन सभी के बिना वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता था। ये सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें क्रिया की होना जरूरी है। कोई भी काम के बिना क्या है, वाक्य पूर्ण नहीं होती है। तो हमने उदाहरण देख के भी समझ लिया है कि कार्य। तो यहाँ पर क्या है कि गाय घास चरती है, तो चरने का काम कर रही है। फिर उसने मुझे अपने घर बुलाया, तो उसने मुझे बुलाया और मैंने गया। फिर राम खाना खाता है, तो खाना खाता है, तो ये भी क्रिया खाने का काम कर रहा है। मैं कल बाजार गया था, तो हम बाजार गए थे, तो हम चल के गए थे, तो कुछ काम किए। सीता गाना गा रही है, तो गाना गाना भी एक क्रिया हुआ। तो अब नीचे दिए गए इन वाक्यों को पढ़िए। हम अब फिर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। तो हमें पता है कि भगत सिंह कौन है, तो वे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर हैं। तो भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। लकड़हारा बहुत मेहनती और ईमानदार है। वह लड़की बुद्धिमान थी। यह घर बहुत बड़ा है। इन वाक्यों में थे, है, थी और है आदि कार्य का होना प्रकट होता है, तो ये शब्द क्रिया शब्द हैं। इससे कार्य का करना स्पष्ट होता है। इससे कार्य का होना स्पष्ट होता है। तो जब किसी शब्द से कार्य का करना प्रकट होता है उन्हें कार्यवाची क्रिया कहते हैं, तथा जिन शब्दों से कार्य का होना प्रकट होता है उन्हें अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं। तो हम फिर से इसको देखते हैं कि क्या है कार्यवाची क्रिया। तो जब किसी शब्द से कार्य करना यानी कार्य का करना, जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसका काम को करने का पता चलता है, तो उसे हम कार्यवाची क्रिया कहते हैं। तथा जिन शब्दों से कार्य का होना, यहाँ पर है कार्य का करना, तो हम कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी कार्य का होना यानी कि कोई किसी के द्वारा कार्य
चल रहा है, कार्य हो रहा है, उसका पता चलता है, तो अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं। तो धातु, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। क, तेज गाओ। ख, वह कम गाती है। ग, उसे साफ साफ गाना चाहिए। ऊपर के वाक्यों में गा अंश समान रूप से सभी क्रियाओं में आ रहा है, अतः गा धातु है। गा धातु में ओ, ती, न आदि शब्द या शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। शब्द कोश में सामान्य रूप ही मिलते हैं। सामान्य रूप प्राप्त करने के लिए न शब्दांश जोड़ा जाता है। जैसे हम देखते हैं, धातु रूप है गा, सामान्य रूप है उसका बन गया गाना। धातु रूप है पढ़, सामान्य रूप है पढ़ना। धातु रूप है लिख, सामान्य रूप है लिखना। तो यहाँ पर हमने देखा कि धातु क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि क्रिया है तो क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। हम जो काम करते हैं तो उनके हम विभिन्न रूपों में हम कहते हैं, जैसे दौड़ना, गाना, खाना, चलना। तो ये सब क्या है? क्रिया का धातु। तो क्रिया का विभिन्न रूप जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। तो इन वाक्यों को हम देख रहे हैं कि तेज गाओ, वह कम गाती है, फिर उसे साफ साफ गाना चाहिए। तो ऊपर वाक्यों में गा है, तो गा अंश समान रूप से क्या है? सभी क्रियाओं में आ रहा है। गा हम देख रहे हैं, जैसे कि तेज गाओ, इसमें भी गा। वह कम गाती है, इसमें भी गा। उसे साफ साफ गाना चाहिए, इसमें भी गा। तो गा अंश समान रूप से सभी क्रियाओं में आ रहा है, अतः गा धातु है। गा धातु में ओ, ती, न आदि शब्द या शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। शब्द कोश में सामान्य रूप ही मिलते हैं। सामान्य रूप प्राप्त करने के लिए न शब्दांश जोड़ा जाता है, जैसे धातु रूप, सामान्य रूप। तो हम देखें, जैसे कि धातु गा में गाना, पढ़ धातु रूप पढ़ना, धातु रूप है लिख, तो इसका है लिखना। तो इसमें क्या क्रिया हुआ? गाना। सामान्य रूप बन गया ग से गाना, तो यह क्रिया है। तो पता चल रहा है कि कोई गाने का काम कर रहा है। पढ़ तो पढ़ने के लिए कहा गया, तो पढ़ना, तो कोई पढ़ रहा है, तो यह भी क्रिया है, पढ़ने का काम किया जा रहा है। लिख यह धातु है, तो इससे क्या हुआ? लिखना, तो लिखने का काम यानी कि क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, तो यह भी है लिखना। तो इस प्रकार हम देखें धातु रूप और सामान्य रूप, उसके क्या सामान्य रूप हैं। तो हम यहाँ तक समझ गए हैं। तो आगे हम देखते हैं क्रिया के प्रकार। तो हमें पता है कि क्रिया के कितने प्रकार हैं। क्रिया के दो भागों में बांटा गया है। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। पहला कर्म के आधार पर यानी काम के आधार पर, और संरचना के आधार पर दूसरे यानी कि बनावट के आधार पर। तो हम देखेंगे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है? जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रियाएं जब हम काम कर रहे हैं तो काम का पता नहीं चलता है पर वह काम होता है, तो ऐसे क्रिया को हम अकर्मक यानी कि कर्म है तो इसे हम अ जोड़ते हैं, तो अकर्मक यानी कि बिना काम का। तो जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती यानी कि कर्म का पता जिस काम में नहीं चलता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हंसना, गिरना, उठना, सोना, दौड़ना, जागना, लेटना, रोना आदि। तो आकर्मक क्या है? कि बिना काम, जिसमें हम आ क्यों जोड़ते हैं किसी भी शब्द के आगे, जब वह
कर्महीन यानी कि बिना काम का हो तो हम उसे अ जोड़कर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, कर्म है, कर्म से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। तो अकर्म से हमें क्या पता चलना चाहिए कि कर्म नहीं हो रहा है। तो काम करते हुए भी वह काम नहीं के बराबर होता है। जैसे कि हंसना, यह भी एक काम है। हंसना यह भी एक काम है, लेकिन हम कह सकते हैं तो काम नहीं है क्योंकि ये हंसना है। गिरना यह कोई काम हुआ, हम सोचेंगे कि ये कोई काम नहीं है। उठना ये भी हम सोचेंगे कि उठना, बैठना, गिरना ये क्या काम है। सोना, दौड़ना, जागना, लेटना, रोना, तो ये हम कह सकते हैं आकर्मक क्रिया, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत नहीं हुई है, तो हमें इसका अनुभव भी नहीं हुआ है कि हम क्या कार्य किए हैं, तो इसका पता हमें नहीं चलता है। तो आकर्मक क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं। जैसे सीता हंसती है, इस वाक्य में हंसना क्रिया का व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं, अतः हंसना अकर्मक क्रिया है। तो हम ख देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, यानी कि सकर्म। तो सकर्म होता है काम करना, जिसमें हमें काम कोई भी क्रिया का पता चले। अकर्मक का पता होता है कि हमें कोई भी काम का पता नहीं चलता है। तो सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। कर्म के साथ जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गाना, बनाना, खाना आदि। सकर्मक क्रियाओं में क्रिया का व्यापार तो कर्ता पर ही पड़ता है, पर फल कर्म पर पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ बनाया क्रिया का फल कर्म चित्र पर पड़ रहा है, अतः बनाया सकर्मक क्रिया है। यदि हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में भेद रखना चाहते हैं तो क्या, किसे या किसको प्रश्न पूछना चाहिए। यदि इन दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि इनमें से किसी का भी उत्तर ना मिले तो यह क्रिया अकर्मक होती है। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं सुरेश दौड़ रहा है, गीता खाना बना रही है। तो अब हम इन वाक्यों को देखेंगे कि क्या दौड़ रहा है, किसे दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है। तो इनसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, अतः यह दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है। अब दूसरे वाक्यों में हम देखेंगे क्या बना रही है, किसे बना रही है, किसको बना रही है। इसमें से पहला प्रश्न उत्तर मिलता है खाना, अतः बनाना एक सकर्मक धातु है। तो द्विकर्मक क्रिया, कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं, उन्हें हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे श्री रमेश शरण कक्षा 8वीं के विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। तो इन वाक्यों में दो कर्म है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों तथा हिंदी। तो यह दोनों कर्म वाक्य में है। क्या और किसे प्रश्न का उत्तर इसके से होता है। श्री रमेश शरण किसे हिंदी पढ़ाते हैं। तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी को श्री रमेश शरण क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। तो इससे पता हो गया कि सकर्मक और अकर्मक का पहचान हम कैसे करेंगे। तो यह हमें अच्छी तरह से आज का पाठ हम समझ चुके हैं। तो हम जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक आप अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। हम पिछली कक्षा, हमारी जो अगली कक्षा हम फिर से पढ़ेंगे, अगली कक्षा में फिर से हम अकर्मक और सकर्मक यानी कि क्रिया के बारे में अच्छी तरह से फिर से समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं और जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप पढ़िए और अच्छी तरह से आज का पाठ क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में समझ लीजिए।